सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे पॉलिटी का जो है सेकंड लेक्चर। ओके, फर्स्ट लेक्चर हमने पॉलिटी का किया था, ठीक है। और उसमें हमने जो है पढ़ा था जो 1774 से लेकर जो है 1857 तक जितने भी एक्ट जो हैं ब्रिटिश इंडिया ने इंडियन टेरिटरी में पास किए, ठीक है। वेरियस इसमें पिट्स इंडिया एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स और भी जो है हमने सारे डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है इन 1858 से 1947 तक डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो बैठ जाओ कॉपी लेके और करने स्टार्ट कर दो नोट्स बनाना। और क्या है, रनिंग नोट्स साथ साथ में बनाते जाओ और देखते जाओ कैसे होगा। अगर दिमाग में डालना है, नहीं डालना है तो वैसे ही वीडियो देख लो, और क्या है, फ़ायदा तो होगा नहीं, ठीक है। तो करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1958। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 किसके बैकग्राउंड में आया वो मैं आपको बता देता हूँ। 1857 में हुई म्यूटनी है ना, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं ना। म्यूटनी को क्रश कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, और एक क्या किया गया, एक शॉक वेव अक्रॉस लंदन गई इसकी वजह से, क्योंकि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत सारी जानें गई थी, ब्रिटिश की भी इंडियंस की भी, है ना, जो ब्रूटली सप्रेस किया ना, है ना। और एक मैसेज सेंड किया कि ट्रेडिंग फर्म्स जो है ना शुड नॉट बी परमिटेड टू रिमेन एज ए पॉलिटिकल फोर्स। एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई थी, और उसको जो है किसी भी कंट्री या किसी भी कॉलोनी का जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ उनको जो है एक लूप होल उनको मिला, ठीक है। तो सिंस 1853 जो इंग्लिश ट्रेडर्स से एंड सेटलर्स से हैव बीन डेवलप्ड ए वास्ट इंटरेस्ट। तो एक इंडियन कॉलोनी एक रिच कॉलोनी थी, तो उनको एक वास्ट इनमें अपना इंटरेस्ट दिखता था हर एम्प्लॉय को, है ना, इंग्लिश ट्रेडर्स को। तो ट्रेडर्स ने भी वहाँ के ने जो किया, इस पे जो है बोलचाल की है ना, तो इंडियन वहाँ जो है लंदन के होम गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ। तो उससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया इंडिया से, और इंडिया बिकेम ए डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। इंडियन टेरिटरी जो थी वो अब गवर्न होंगी किसके नाम पे, क्वीन के नाम पे, ठीक है। अबॉलिश कर दिया गया डुअल सिस्टम, जो 1853 के एक्ट्स की मैं स्पेसिफिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। जो डुअल गवर्नमेंट चालू की थी कमर्शियल और पॉलिटिकल पर्पसेस को अलग कर करके, जो पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में था, उसको अबॉलिश कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को जो है बंद कर दिया गया, ठीक है, अबॉलिश के स्क्रैप कर दिया गया, है ना। बड़े हार्श स्टेप लिए गए। जो पावर थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, अब वो शिफ्ट कर दी गई, और उसमें उसकी जगह क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया में किया। किसकी जगह, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो है सारी रिपोर्टिंग करते थे यहाँ की जितने भी रेवेन्यू, पॉलिटिकल, कमर्शियल मैटर्स की जो है होम गवर्नमेंट को, है ना, उनकी जगह अब क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किया गया इंडिया के लिए। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था, लॉर्ड स्टैनले। याद रखना, ये फैक्ट्स जो है ना बीच में जो मैंने येलो मार्क भी किए हुए हैं, वो जो फैक्ट्स जो है वो ध्यान में रखना। तो लॉर्ड स्टैनले को बना दिया गया फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब देखो और कौन सी चीज़, उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 काउंसिल मेंबर्स जो है अपॉइंट किए गए। ये काउंसिल मेंबर्स जो है सिर्फ इनका एडवाइजरी रोल होगा, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो चेयरमैन बना इस काउंसिल का। डिटेल से डिस्कस, ये सब 1854 के एक्ट में हो रहा है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एक्ट करेगा एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के। सारी इन्फॉर्मेशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा, है ना, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, एक एजेंट की तरह काम करेगा। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वुड हैव कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह है, इसको पास कंप्लीट कंट्रोल और अथॉरिटी होगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। और एक्ट ने जो है एंड कर दिया डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स को। अब डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी टेरिटरीज जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी, है ना, उनको जो है हथियाया गया था, है ना, जो ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में लिया था। इसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो है, मॉडर्न हिस्ट्री में इन पूरा पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि अबॉलिश कर दिया। डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स कब अबॉलिश किया, किसने, 1858 के एक्ट, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हम जब 1-2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और गवर्नर जनरल को क्या टाइटल दे दिया गया, वाइस रॉय का, कि हु बिकेम ए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। वाइस रॉय बना दिया, और अब ये जो है एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन का। फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था, और फर्स्ट वाइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग को इन्होंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये जो है 5-6 महीने या साल पहले ही जो है गवर्नर जनरल बना था इंडिया का, है ना। तो इन्होंने पाया कि इसकी इतनी गलती भी नहीं है। 1854 जो है, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है, उसके पीछे इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने हालात ही ऐसे बना दिए थे इतने सालों से कि होनी थी, ठीक है।
जितनी भी पावर्स थी ये वॉइस रॉय की है ना, वे वेर असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, समझे, इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसकी भी एक काउंसिल थी। देखो वॉइस रॉय की भी सही, ये भी जितनी भी पावर्स थी ये काउंसिल इसको असिस्ट करेगी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वॉइस रॉय था, ठीक है। ये सारे जितनी चीज़ें थी 1854 के एक्ट में आता है, इधर 19 लिखा हुआ है, 1858 है, ठीक है, 1858 के एक्ट में, ठीक है। ये एक लैंडमार्क एक्ट था, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए है ना ये एक्ट पास किया गया था, ठीक है, ठीक है। ये एक लैंडमार्क एक्ट था। यहाँ से क्या हुआ है, देखो 1774 से लेकर 1857 तक क्या हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन हो रही थी पावर की, एक जगह पे कंसंट्रेट हो रही थी पावर, है ना। अब क्या हो रहा है, देखो इन एक्ट से जो है डिसेंट्रलाइज हुई है थोड़ी सी पावर, अब जो है डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो जाएगा, जो 1947 में जाके कंप्लीट हो जाएगा, उनको लात मार के जब बाहर निकाल देंगे, सॉरी। तो फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। इनके बैकग्राउंड क्या है, क्यों आया ये सारी चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, एक्चुअल में ये जो फेज़ है ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है, लेकिन हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लॉ पासिंग जो है इंडियन का मॉडर्न लॉ पासिंग सिस्टम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के हम रूट तक जा रहे हैं, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। 1861 में जो एक्ट आया वो क्यों इतना जल्दी आया, 1858 के बाद 1858 में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू दी रिवोल्ट उनको एक इमीडिएट जो है एक्ट पास करना पड़ा। 1861 का एक्ट आता है, आफ्टर ए ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट अर्जेंट नीड फॉर सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियन सब्जेक्ट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ये एक बड़ा वीक पॉइंट था कि इंडियन लोग जो है बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे, इंडिया की अपनी मुल्क के चलाने के लिए सब फॉरेनर चला रहे। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इनको हम जो है इन्फ्लुएंशियल पीपल्स, खासकर इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं जो, उनको हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा हल्का सा हिस्सा दे देंगे, जिनसे वो जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को खुश रख सकेंगे। तो ट्रेंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएटेड बाय दिस एक्ट, जैसे ही लोकल लोगों को भी हमारे इंटर करना स्टार्ट हुए तो एक डिसेंट्रलाइजेशन होने लगी, पावर जो है डिस्पर्स होने लगी इधर उधर, ठीक है। जिससे क्या हुआ, लेजिस्लेटिव पावर जो है बॉम्बे की और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिस्टोर हुई। पहले लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी प्रीवियस एक्ट्स ने, जो बॉम्बे बंगाल से पास होगा वही इनको भी मानना पड़ेगा। अब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनको जो है वापस देने स्टार्ट कर दी। और डिसेंट्रलाइजेशन जो सेंट्रलाइजेशन ट्रेंड था जो 1773 में शुरू हुआ था और एक्यूमुलेट हुआ था 1833 के एक्ट से, उसको क्या किया, रिवर्स्ड, ठीक है, उनको रिवर्स्ड करना चालू कर दिया, ठीक है। और एसोसिएटिंग इंडियन मेंबर्स को लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो है इंडियंस को जो है ऐड करना शुरू किया। तो एक नए जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की जो है बिगिनिंग हुई, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बिगिनिंग हुई किससे, 1861 के एक्ट से, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग द प्रोविजन ऑफ वाइस रॉय नॉमिनेटिंग सम इंडियन मेंबर्स टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो पावर दी गई वॉइस रॉय को उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो उसके काम करने में जो हेल्प करेगी, जो काउंसिल है ना उसके डिसीजन मेकिंग के लिए असिस्ट करेगी, उसमें अपॉइंट करने के लिए। तो 3 मेंबर्स को जो है इंक्लूड किया गया 1861 में। ये सारे बड़े बड़े लोग थे, जो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर रॉय को, इन 3 लोगों को जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों को जो है ऐड किया गया, किसमें, जो उनके जन मतलब जो काफ़ी मतलब उनके जो क्लोज थे, जो उनके हिसाब से पॉलिसी चलाते थे, उनको जो है गवर्नर जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है इंक्लूड किया गया 1862 में। कोई भी बिल जो रिलेटेड पब्लिक रेवेन्यू के था या डेप्ट के था या मिलिट्री या रिलीजन या फॉरेन अफेयर्स का, वो पास नहीं होगा, कुड नॉट बी पास्ड बिना गवर्नर जनरल की अप्रूवल के। कौन कौन से, पब्लिक रेवेन्यू है ना, डेप्ट है ना, या मिलिट्री के कोई रिलेटेड अफेयर्स है, रिलीजन के रिलेटेड अफेयर्स है या फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड अफेयर्स है, ये बिना गवर्नर जनरल्स के अप्रूवल के पास नहीं होगा, मीन्स वाइस रॉय के अप्रूवल। इफ नेसेसरी द वाइस रॉय हैज़ अ अथॉरिटी टू ओवर रूल द काउंसिल, और इन चीज़ों में वाइस रॉय जो है ओवर रूल भी कर सकता है अपने काउंसिल के डिसीजन को। इमरजेंसी के दौरान जो वाइस रॉय है, गवर्नर जनरल इधर लिखा हुआ है, उसके पास अथॉरिटी है ऑर्डिनेंस इशू करने की विदाउट द अप्रूवल ऑफ काउंसिल। एमरजेंसी प्रोविजन है ये, कि एमरजेंसी के दौरान समझ लो कोई इंटरनल या एक्सटर्नल वॉर है, कुछ है,
तो उसके दौरान जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, जो आज जो है प्रेसिडेंट के पास जो अथॉरिटी है, जिसको क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो जो है असिस्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, हमारे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। तो इससे क्या हुआ, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर ए बेटर एंड मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ काउंसिल, ठीक है, इसने पावर दी ना। तो इसने रिकॉग्नाइज किया पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। डिपार्टमेंट्स हैं ना, जैसे होम मिनिस्ट्री किसी को दे दी, डिफेंस मिनिस्ट्री किसी को दे दी, है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे दी, है ना। तो ये क्या है, ये पोर्टफोलियोज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। इससे क्या हुआ, इंचार्ज बनाया गया, एक या दो डिपार्टमेंट्स का बनाया जाने लगा, जैसे आज चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, है ना। और पहले 1859 में जो है कैनिंग ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया, पोर्टफोलियो सिस्टम। ये सारे जो है 1861 के एक्ट में आता है, ठीक है। ये सब जो है 1851 के एक्ट में हुआ, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो डेट्स थी, जो फैक्ट्स थे, वो मैंने इस एक पेज में आपको सम अप करके दे दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इस पेज को जो है सही से ध्यान से करोगे, इन एक्ट्स को एक एक को जितना मैंने पॉइंट्स दिए आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जब 1861 के एक्ट के बाद जो है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। देखो इसने क्या किया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जो लॉ मेकिंग करने वाली, कीपिंग द ऑफिशियल मेजॉरिटी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो है उसका नंबर को राइज किया, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी उसको बरकरार रखते हुए। ये नहीं कि नॉन ऑफिशियल ज़्यादा हो जाएं तो डिसीजन मेकिंग में ख़तरा होगा, अपने ऑफिशियल्स मेंबर को फिर भी मेजॉरिटी में रखा, ठीक है, ताकि डिसीजंस जो है फिर भी हम अपनी मर्जी के ले सकें, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 कर दिया गया, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उसके हिसाब से जो है वहाँ चेंजेस लाइक है। तो एक्ट मेड इट क्लियर के जो मेंबर हैं अपॉइंट किए जाएंगे काउंसिल में वर नॉट देयर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी इंडियन बॉडी बट ए नॉमिनी ऑफ गवर्नर जनरल। मतलब वाइस रॉय के जो है नॉमिनीज होंगे, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते होंगे, किसी जो है इंडियन बॉडी को, ठीक है। मेंबर नाउ डिबेट द बजट विदाउट वोटिंग राइट। जो बजट पास होता था इंडिया का, उसमें जो है उसके ऊपर जो है अपनी जो है राय दे सकते हैं, डिबेट कर सकते, बहस कर सकते, उसकी गलतियां खामियां बता सकते, खूबियां बता सकते, लेकिन वोटिंग राइट अभी भी नहीं दिया गया था। कौन से एक्ट है ये 92 का एक्ट है। 1892 तक जो है वोटिंग राइट तक नहीं थी जो है बजट पे, और फॉलो अप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। सिर्फ सिंगल एक क्वेश्चन पूछा बस, फिर दूसरा मेंबर, फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो जो इलेक्टेड मेंबर वेर परमिटेड टू डिस्कस ऑफिशियल एंड इंटरनल मैटर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स है, ये तो नॉमिनेट किए गए हैं ना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है गवर्नर जनरल के दौरान, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो क्या कर सकते थे, वो डिस्कस भी कर सकते थे, इंटरनल मैटर पे डिबेट सब कुछ कर सकते थे। और जो वाइस रॉय की काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, है ना, काउंसिल वाज गिवन अथॉरिटी टू सेट रूल्स फॉर मेंबर्स नॉमिनेशन। जो मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे वो काउंसिल उसके लिए भी रूल बनाती थी कि कौन कौन मेंबर्स नोट किए जाएंगे, और वो सब्जेक्टेड था किसके अपॉइंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको अप्रूवल देगा तभी वो चीज़ें सेंक्शन होंगी, ठीक है। ये चीज़ें थी 1892 के एक्ट में। और जो इलेक्टेड मेंबर थे काउंसिल में, वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे। यानी मतलब कि मेंबर्स जो प्रोविंशियल काउंसिल के कुड भी रिकमेंडेड, कौन रिकमेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपलिटीज़, ज़मींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये लोग अपॉइंट करते थे, उन मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे, और उनमें से जो है कुछ जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होते थे, ठीक है। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको थोड़ी और पावर्स दी गई, है ना, जैसे एबिलिटी टू प्रपोज न्यू लॉ, रिपेल ओल्ड वन विद द गवर्नर जनरल कंसेंट। गवर्नर जनरल की कंसेंट से ही, ठीक है, वो जो है जो मतलब प्रोविंशियल में भी तो गवर्नर जनरल थे ना, ठीक है, उनकी जो है एसेंट होगा तभी कि नया लॉ प्रपोज करना है और ये पुराना रिपेल करना है, तो गवर्नर जनरल से पूछेंगे कि कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो सैंक्शन देंगे तो हो जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रलाइजेशन हुआ 1892 के एक्ट में, ठीक है। 1892 में कुछ नॉन ऑफिशियल्स को बढ़ाया गया। ये एक लैंडमार्क था, लैंडमार्क एक्ट था जो है 1892 का, ठीक है। इसके बाद आता है जो है 1909 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मोर्ले मिंटो एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, दूसरा क्या है वाइस रॉय, ठीक है।
इसमें क्या किया कि बहुत द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी जो साइज थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो और इंक्रीज़ की गई। आपको पता है अभी उसके उससे पहले हुआ था क्या, स्वदेशी मूवमेंट, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसकी वजह से बहुत हंगामा हुआ था, है ना। तो उसको थोड़ा सा इनको खुश करने की ये वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्होंने जो है पार्लियामेंट और रिफॉर्म लाया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है बढ़ा दिया, ताकि मैं इंडियन मेंबर्स जो हैं लोग खुश हो जाएं, पॉलिटिशियंस, और जो है ज़्यादा हंगामा ना करें। तो मेंबर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे वो लोकल गवर्नमेंट चूज़ करती थी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इंडिविजुअल वेर इलेक्टेड टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव कॉलेज, और ये इंडिविजुअल्स जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आगे जो है इलेक्ट करते थे। और इसमें क्या किया गया, लोकल दे वेर इलेक्टेड इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लैंडलॉर्ड्स, कॉलेजेस, ट्रेड और यूनियन और मुस्लिम्स। इसमें एक सबसे बड़ा आता है कि जो बल्क ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल मेंबर्स थे वो नॉन ऑफिशियल थे, तो मेजॉरिटी जो है नॉन ऑफिशियल की प्रोविंशियल लेवल पे हो गई थी 1909 के एक्ट में। हो एवर जो नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी एग्जिस्टेड ड्यू टू द नॉमिनेशन एंड सर्वल नॉन नॉमिनेशन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, लेकिन फिर भी नॉन इलेक्टेड जो मेजॉरिटी थी, क्योंकि इन्होंने इलेक्टेड तो हो गए लेकिन जो गवर्नर अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा उससे क्या था, उससे फिर भी इन्होंने एक मेजॉरिटी बना के रखी, ठीक है। और इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वेलकम्ड द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे पहली बार जो इंडियंस को जो है अलाउड हुई एंट्री। मुस्लिम के लिए जो है ओन इलेक्टोरेट, यहाँ पे 1909 में जो है सारा खेल शुरू होता है। यहाँ मुस्लिम्स को जो है अलग इलेक्टोरेट दिया गया, रिजर्वेशन दी गई, जैसे कि इन सम सीट्स ओनली मुस्लिम वेर अलाउड टू वोट एंड ओनली मुस्लिम कुड वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा। तो एक क्या हुआ, कम्युनल जो इंडिया में कम्युनलिज्म स्टार्ट हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, कि जिससे सेपरेट जो है वोट, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट हुआ कि मुस्लिम वोट करेंगे, मुस्लिम ही खड़े होंगे कुछ एरियाज में, ठीक है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया 1909 में। सिर्फ फर्स्ट पहले किसको दिया गया, मुस्लिम्स को, कहाँ पे, 1909 के एक्ट में, 1909 के एक्ट में, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव वेर इलेक्टेड ओनली बाई मुस्लिम्स। तो एक्ट ने लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म लीगलाइज कर दिया, बांटना। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोट, क्योंकि मिंटो ही लाया था ना। मिंटो क्या था, वाइसरॉय था ना। तो क्या हुआ, तो बजट कुड बी, अब इसमें एक हो रहा है, बजट कुड बी डिबेटेड एंड रेजोल्यूशन कुड बी पास्ड। दिस कुड ऑल्सो डिस्कस प्रॉब्लम्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर जनरल पॉपुलेशन। तो अब थोड़े जो है मेंबर्स को जो है थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी गई, वो रेजोल्यूशन भी प्रपोज कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं जो जनरल पॉपुलेशन की है ना। फॉरेन पॉलिसी और रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट कुड नॉट बी डिस्कस्ड, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और जो प्रिंसली स्टेट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस नहीं कर सकते। सत्येंद्र नाथ जो है ना, सत्येंद्र पी सेना वाज द फर्स्ट वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला मेंबर था। कौन ना, सत्येंद्र पी सेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है 1909 के एक्ट में जो है पास हुई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कौन लाया, मिंटो, है ना, ठीक है। इसमें बजट पे डिस्कस कर सकते थे, है ना, उस पर रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, जनरल पब्लिक के लिए बोल सकते थे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और रिलेशनशिप पे नहीं बोल सकते। वाइसरॉय काउंसिल में एंट्री हुई, पहले कौन थे, सत्येंद्र सेना, है ना। तो ये चीज़ें कुछ जो हुई, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। कम्युनल कहाँ से शुरू हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 के एक्ट से। किसको सबसे पहले बोला, मुस्लिम को, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम खड़े हो सकते कुछ जगह, और कुछ सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते, ठीक है। और प्रोविंशियल्स में जो है, प्रोविंशियल जो काउंसिल थी वहाँ पे जो है नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स की जो है ज़्यादा हुई मकदार, ठीक है। फिर आता है 1919 का, 1909 का। तब तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे जो है इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियोज में, ठीक है। गांधी की एंट्री हो चुकी थी इंडिया के पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म में, ठीक है, नेशनलिज्म का राइज हो रहा था। तब आया मोंटेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म, मतलब एक वाइसरॉय है, दूसरा क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उनके नाम पे, या फिर आप सीधा बोल सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसमें क्या किया गया, डायरची जो है इंट्रोड्यूस की। अब डायरची में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उन्होंने डायरची इंट्रोड्यूस की प्रोविंशियल लेवल पर। डायरची में डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ एक सेट ऑफ गवर्नमेंट इज अकोमोडेटेड वाइल अदर सेट इज नॉट अकोमोडेटेड। समझो कैसे, जो कंट्रोल था प्रोविंसेस पे वो रिलैक्स कर दिया गया, सेपरेट सब्जेक्ट्स बनाए गए, सेंटर का कंट्रोल थोड़ा रिलैक्स किया गया,
है ना, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, जिसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी कहते हैं ना। इसी के बेसिस पे जो है हमारा जो कंट्री है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में आ गया, जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवीजन हुआ कि ये सब्जेक्ट सेंटर्स में होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पे जो अगर कोई लॉ बनाएगा तो वो प्रोविंस बनाएगा, अच्छा डिफेंस पे बनाएगा तो सेंटर बनाएगा। इस तरह से लिस्ट इंट्रोड्यूस की, जो आज भी है हमारी स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, है ना, या दोनों फिर एक जगह है ना, यूनिटरी, अच्छा फिर तीसरी एक रिजर्व लिस्ट। तो ऐसे तो दो डिवीज़न की, है ना। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो गवर्नमेंट के सब्जेक्ट थे वे सेपरेटेड इनटू 2 डिवीजन। उनको जो प्रोविंशियल लेवल्स पे अब जो सब्जेक्ट थे उनको 2 डिवीजन में, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट थे और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट थे। देखो रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जो सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नर, जो वहाँ के जो प्रोविंस का गवर्नर होगा, रिजर्व सब्जेक्ट उसके अंडर थे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो इंडियन मिनिस्टर्स जो है वो हैंडल करते थे उस प्रोविंस के, ठीक है। समझ लो पंजाब प्रोविंस है ना, उसमें जो है वो सब्जेक्ट जो है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उन पे वो कानून बना सकते हैं काउंसिल, और जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो गवर्नर के लिए वो बनाएगा। तो सब्जेक्ट जो ट्रांसफर सब्जेक्ट जैसे थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क, सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी, ये सारे जो थे ट्रांसफर सब्जेक्ट जो लेस इंपॉर्टेंट थे। रिजर्व सब्जेक्ट में जैसे क्या क्या था, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, लेबर डिस्प्यूट, सेटलमेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट थे, वाटर, एग्रीकल्चर, लोन्स, पुलिस, प्रिजन, ये सारे के रिजर्व सब्जेक्ट थे किसके, प्रोविंशियल गवर्नर के अंडर। जिससे फॉरेस्ट जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर डिस्प्यूट से, रेवेन्यू है, ये सारे उसने अपने अंडर रखे हुए थे। तो सेक्रेटरी और स्टेट और गवर्नर जनरल जो है, जो वाइस रॉय है ना, वाइस रॉय है, वो अथॉरिटी थी उनको इंटरफेस करने की, इंटरफेस इन थिंग्स कवर्ड बाय रिजर्व सब्जेक्ट, बट ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट इन मैटर कवर्ड बाय ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में कम इंटरफेरेंस था, जो चीज़ें ये खुद से आप जो है आप इन पे लॉ बना सकते हो, रिपेल कर सकते हो पुराने लॉज, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट पे उस पे जो है एक लिमिटेड एक्सेस ऑफ पावर उस पर इंटरफेस कर सकते थे, जो गवर्नर के अंडर थे, है ना, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते थे। तो इस तरह की डायरची जो है इंट्रोड्यूस की गई प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। फिर आया लेजिस्लेटिव में क्या चेंजेस आए। देखो लेजिस्लेटिव हैव नो पावर टू पास एनी बिल विदाउट द असेंट ऑफ वाइसरॉय, while on the contrary viceroy could enact a bill without legislative assent। देखो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, है ना, उसके पास भी तो एक सब्जेक्ट था ना, सेंट्रल सब्जेक्ट, जो मैंने आपको इधर बताया, ये देखो सेंट्रल सब्जेक्ट। तो इसमें जो है लेजिस्लेटिव के पास कोई पावर नहीं थी बिना वाइसरॉय के जो है हस्ताक्षर के या साइन के या सिग्नेचर के या उसकी मर्जी के कोई कानून पास करे। वहीं कॉन्ट्रेरी में वाइसरॉय के पास सारी पावर थी कि वो बिना काउंसिल की मदद के ये जो है कानून कोई भी पास कर सकता है कि नहीं, एक डिस्प्यूटेबल, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं। इस पे बहुत हंगामा होगा नेशनलिज्म जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। और बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस एक्ट ने 1990 के एक्ट में, मॉन्टेग्यू चेल्सफॉर्म के एक्ट ने क्या, बाई कैमरलिज्म के 2 हाउसेस, लोअर हाउस जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का था जिसमें 145 मेंबर्स थे जिसकी टर्म 3 ईयर्स थी, और अपर हाउस जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था जिसमें 60 मेंबर थे जो 5 साल के टर्म्स के लिए काम करेंगे। तो अपर हाउस और लोअर हाउस जैसे आज है ना लोकसभा और राज्यसभा, बाई कैमरलिज्म, तो बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा। एक जो मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी कि लेजिस्लेटिव अंडर न्यू रिफॉर्म कुड नाउ आस्क क्वेश्चन, पास एडजमेंट मोशन, वोट ऑन द बजट, बट 75% स्टिल नॉट वोटेबल। देखो, और लेजिस्लेटिव नए रिफॉर्म पास कर सकती थी, क्वेश्चन पूछ सकती थी, एडजमेंट मोशन पास कर सकती है, बजट पे वोट कर सकती है, लेकिन सिर्फ 25% पे, बाकी 70% 75% बजट पे अब भी जो है काउंसिल जो है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो वोट नहीं कर सकती थी, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोविजंस में क्या हुआ कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी वो बढ़ा के जो है 6 यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को भी जो है दे दी गई, ठीक है, रिजर्वेशन वोटिंग पे। फ्रेंचाइज किया राइट ऑफ वोटिंग ऑल्सो ग्रांटेड, बट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को, उनके प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए ना कितनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो है कैलकुलेट होता था। फिर भी सब लोगों को नहीं राइट दिया गया, वुमेन्स को फिर भी एक्सक्लूड किया गया, मेन वो भी उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो है वोटिंग राइट दिया गया। कुछ लिमिटेड 10% भी लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला था 1919 तक भी, ठीक है। लेकिन देर वाज ए प्रोविजन टू प्रोवाइड ए रिजर्वेशन टू नॉन ब्राह्मण्स इन मद्रास
नॉन ब्राह्मण्स को मद्रास में जो है रिजर्वेशन मिलता था, हिंदूज हैं हिंदूज़ को, लेकिन नॉन ब्राह्मण्स है ना, ब्राह्मण को वहाँ पे भी नहीं मिलता था। डिप्रेस्ड क्लासेस को भी नॉमिनेटेड सीट ऑफर की गई लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो गवर्नर नॉमिनेट करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें 1919 के एक्ट में हुई, डिफरेंट, इनको जो है मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। फिर हम चलेंगे जो है 1935 का एक्ट। इस एक्ट से बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी ली गई है ना। ये एक्ट पास हुआ था, लेकिन ये जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जो है ये एक्ट जो है इंडिया में। ठीक है, वेरियस रीजंस हैं जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिर से वही बात बोल रहा हूँ मैं। इसमें क्या किया गया, इसमें प्रपोज की गई ऑल इंडिया फेडरेशन कि एस्टेब्लिश की जाए एक ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें प्रोविंसेस हो, प्रिंसली स्टेट्स हो एज ए यूनिट। ठीक है, एक यूनिट। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स। जो एक्ट ने डिवाइड किया पावर को सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, 3 लिस्ट में, फेडरल लिस्ट में, ठीक है, जो सेंटर की जिसमें 59 आइटम आएंगे, प्रोविंशियल लिस्ट है ना जिसमें 54 आइटम, और कंकरेंट लिस्ट जिसमें 36 आइटम, जो आज भी वैसा चल रहा है, एक रिजर्व लिस्ट है हमारे यहाँ। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया, तीन लिस्ट में डिवाइड की गई कि इन 3 लिस्ट में से जो है ये 59 आइटम जैसे सेंटर में, सेंटर सिर्फ इन पे ही कानून बना सकता है, इन 54 में सिर्फ जो है प्रोविंशियल ही कानून बना सकते हैं, प्रोविंशियल इन 59 जो है चीज़ें हैं इनमें कानून नहीं बना सकती है ना, और कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों बनाएंगे तो अगर जो है सेंटर की जो है वो प्रवेल करेगी, वो ऊपर रहेगी। ठीक है, 36 आइटम इसमें गई, इसमें जो है ये चीज़ ऐड की गई किसमें, 1935 के एक्ट में। 1935 के एक्ट में जो है रेजिड्यूरी पावर जितनी भी थी वो क्या वाइसरॉय को दे दी गई। होएवर फेडरेशन कभी बनी नहीं, प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया, और ये एक्ट जो है शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसे 1955 में रेड इन आर्टिकल 236। ठीक है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, इसने डीआरची जो है प्रोविंस में जो है ख़त्म कर दी, वो जो था ना गवर्नर्स और वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई उसकी जगह पे। ठीक है, प्रोविंशियल वेर अलाउड टू एक्ट एज ए ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तेरे डिफाइंड स्फीयर में। ये जितने उनको दिए गए हैं लिस्ट, उसमें जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, सेंटर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना, गवर्नर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। मोर एवर इस एक्ट ने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंस में जो है इंट्रोड्यूस की, जिसका मतलब कि गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री। पहले गवर्नर जो है खुद से कर सकता था, लेकिन अब गवर्नर बिना मिनिस्ट्री के एडवाइस के कुछ नहीं करेगा, तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हुई जैसे आज चल रहा है। ठीक है, हाउ एवर मिनिस्टर्स वे नॉट एब्सोल्युटली फ्री इन मैटर ऑफ रनिंग देयर डिपार्टमेंट। ट्विस्ट तो आएगा, साले अंग्रेज हैं, दिमाग है, फिर भी जो है अपने डिपार्टमेंट्स को जो है वो फ्रीली जो है एक्सरसाइज नहीं करते थे। तो गवर्नर कंटिन्यू टू पोजेस सेट ऑफ ओवर राइडिंग, कुछ ओवर राइडिंग पावर्स गवर्नर के पास रहीं, ऑल दो सच पावर्स वे नॉट एक्सरसाइज्ड वेरी ऑफन। ऐसी पावर ज़्यादातर एक्सरसाइज नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पावर्स जो हैं वो दी गई थी गवर्नर को। ठीक है, ये नहीं कि होली जो है एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री पे ही चलेगा। ठीक है, तो फिर आता है बाई कैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस किया इस एक्ट ने। बाई कैमरलिज्म मतलब इंट्रोड्यूस, बाई कैमरलिज्म 6 में आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस जो थी, जैसे बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, वेर मेड बाई कैमरलिज्म। मतलब एक अपर हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, एक लोअर हाउस होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 हाउस जो है, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, और आज भी बहुत सारी स्टेट्स में जो है एक लोअर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना। ऑल्सो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव वाज बाई कैमरलिज्म कंसिस्टिंग ऑफ फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। 2 तो सेंटर में भी थी, स्टेट में भी और सेंटर में भी। ठीक है, प्रोविंस में भी और सेंटर में। और टर्म जो था असेंबली का वो 5 साल कर दिया गया, बट इट कुड बी डिजोल्व अर्लियर। हाँ, वो तो है ही, 5 साल जो है वो टर्म जो है कर दिया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, डायरची जो है सेंटर में, डायरची 1935 में जो है एबॉलिश कर दी डायरची प्रोविंशियल लेवल पे और इंट्रोड्यूस की सेंटर लेवल पे, प्रोविंस पे। कॉन्सिक्वेंटली जो फेडरल सब्जेक्ट थे उनको जो है डिवाइड किया गया रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। जो पहले प्रोविंस में हो रहा था अब वो सेंटर में हो रहा है। जो रिलीजियस अफेयर थे, डिफेंस था, एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्राइबल एरिया का एक्सटर्नल अफेयर था, वो सारे रिजर्व सब्जेक्ट में थे। मतलब उस पर सिर्फ जो है वाइसरॉय ही जो है कानून बना सकता है, काउंसिल नहीं बना सकती। और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो है मिनिस्ट्री की एडवाइस के ही साथ चलेंगे, है ना। और नंबर ऑफ जो मिनिस्टर थे वो 10 से एक्सीड नहीं होंगे। ये चीज़ें इसमें ऐड की गई, समझ आ रही है। तो फिर क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था वो रिमेन हुआ ऑल चार्जेस, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे
वो सारे के सारे किसके हाथ में आ गए? गवर्नर जनरल, जो क्या है वाइस रॉय, ठीक है, वाइस रॉय के हाथ में आ गए। जो आइडिया था डायरची का वो इम्पोज किया गया इस पर्पज़ के साथ कि एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नर जनरल से होगी, है ना, वो कोऑर्डिनेट कर पाएगा दोनों पार्ट्स गवर्नमेंट के, है ना, लेजिस्लेटिव भी एग्जीक्यूटिव भी, ठीक है, ठीक है। और कम्युनल और क्लास रिप्रेजेंटेशन का के बारे में देखते हैं। देखो एक्ट ने फर्दर जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया, किसको? डिप्रेस्ड क्लासेस को, वुमेन्स को, लेबरर को, सबको ही हो गया। और फर्दर क्या किया, जो एक्ट था तो मुस्लिम को 33% सीट इन फेडरल लेजिस्लेशन, मतलब 1/3 ऑफ द सीट जो है मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई। इस पर सिर्फ मुस्लिम्स जो है क्या करेंगे? बैठेंगे। तो एक 1935 के एक्ट ने क्या किया, एक कम्युनल ओवरटोन जो है, कम्युनलिज्म जो है और पीक पे गया, और ज़्यादा जो है छोटे छोटे पार्ट में मुल्क को बांट दिया। पहले 1909 में मुस्लिम्स को दिया, फिर जो है 1990 में जो है उसमें जो है सिख भी ऐड किए, एंग्लो इंडियंस भी ऐड किए, क्रिश्चियंस भी ऐड किए ना। फिर जो है 1935 में क्या किया कि डिप्रेस क्लासेस को भी दे दिया, वुमेन्स को भी दे दिया, लेबरर को भी, वर्कर्स को भी दे दिया। तो सबको जो है एक मुल्क को जो है टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, रिजर्वेशन के नाम पे, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे, इक्विटी के नाम पे, ठीक है, इक्वलिटी के नाम पे, ठीक है। तो इस तरह से तो फिर आता है लास्ट में 1947 का एक्ट, इनके भाग जाने के टाइम पे। तो इंडिया को 1947 का जो है एक मेयर एक्ट पास किया गया, इसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो किया गया, लेकिन इसमें एक झोल था। इसने जो है इंडिया को जो है स्वर्गन और इंडिपेंडेंट स्टेट जो है घोषित कर दिया कि स्वर्गन है, इस पर किसी का कोई नहीं है हक, इसके फैसलों में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये अपने डिसीजन खुद लेगा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर थिंग्स, ओके। लेकिन इट इज़ कॉल्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश 2 न्यू डोमेन्स, इंडिया और पाकिस्तान। इस एक्ट ने इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए, एक हो गया इंडिया, दूसरा हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो है नॉर्थ में एक पार्ट दिया गया और एक ईस्ट पाकिस्तान दिया गया, ठीक है, एक वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, 2 टुकड़े कर दिए, बंगाल के और पंजाब के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 2 फुट, इसने जो है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन थी इंडिया में उसको एबॉलिश कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये इसने एलिमिनेट कर दिया, वॉइस रॉय को भी एलिमिनेट कर दिया, रोल वॉइस रॉय को, और एस्टैब्लिश किया एक गवर्नर जनरल ईच डोमेन का, हर एक डोमेन का, ब्रिटिश ने। इट इज सेलेक्टेड ब्रिटिश किंग ने एडवाइस ऑफ डोमेनियन कैबिनेट के हिसाब से एक गवर्नर जनरल को जो है, एक पाकिस्तान के लिए, एक इंडिया के लिए, ठीक है। इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है को 2 डोमेन को अथॉरिटी दी टू ड्रॉट एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर देयर सेपरेट स्टेट एंड रिपेल एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसने पावर दी इस एक्ट ने कि तुम कोई भी जो है कानून जो है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकते हो, अपने लिए बना सकते हो, दोनों मुल्कों को ये बोला, इंडिया और पाकिस्तान को। और तुम इनफैक्ट जो 1947 का जो एक्ट है उसको भी रिपेल कर सकते हो। तो सारी पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी कि आप अपने हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे बनाओ इसका, ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अथॉरिटी दी कोई भी सेपरेट जो है डोमेन को, सेपरेट डोमेन्स को अपने अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेर क्रिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन द अथॉरिटी। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, है ना, इंडिपेंडेंस से पहले, है ना, जो इंडियंस नहीं बनाई थी, उनको अथॉरिटी दी गई कि तुम कानून अपने लिए अलग अलग पास करते रहो जब तक कि तुम कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बना ना लो और उसको इम्प्लीमेंट ना कर लो, ठीक है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1950 तक, 1947 के बाद 1950 तक चली है, जब तक हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट नहीं कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने क्या देखा कि हाउ 1858 से जो है डिसेंट्रलाइजेशन पोजीशन स्टार्ट हुई 1947 तक, ठीक है। ये जो है एक्यूमुलेट किया है हमने, पूरा डिस्कस कर लिया। पहले हमने जो है 1757 से लेकर जो है 1857 तक डिस्कस किया, फिर 1857 से लेकर हमने जो है 1947 तक ये डिफरेंट एक्ट्स जो हैं हमने देखे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप या तो शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्रस्क को जो है ध्यान में रख लो। अगर आपको जो है समझ आ गई है, नहीं आई है तो 1-2 बार दोबारा देखो इसको, है ना। और क्या करो, फिर जो ये PPTs हैं, जो नोट्स हैं, आप मुझे कमेंट में लिख भी सकते हो कि ये नोट्स, और मैं उनको जो है सेपरेटली ये नोट्स भेज दूंगा, है ना। या फिर आप जो है पर्टिकुलर पेजेस की जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो और 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको एकदम बिंदास तैयारी हो जाएगी, ठीक है।